अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आज हम क्या करेंगे कि हम डिस्कस करेंगे कि सीएसएस का सिलेबस क्या होता है। सीएसएस का सिलेबस कुछ लोगों को ये नहीं समझ आती कि अप्लाई कैसे करना है, एग्ज़ाम्स कब होते हैं, सीएसएस क्या है और क्या ये कोई डिग्री है या इससे रिलेटेड सबके बहुत क्वेश्चंस होते हैं। इवन ग्रेजुएट लोगों को भी इसके बारे में नॉर्मली नहीं पता होता कि कैसे अप्लाई करना है, होता क्या है, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, कितने सब्जेक्ट्स हैं, पेपर कैसे होते हैं और हमने कैसे इसमें अपीयर होना है, हाउ टू अपीयर इन द सीएसएस एग्ज़ाम्स। सो आज हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सीएसएस एग्ज़ाम्स जो है वो कोई डिग्री नहीं है, ना ये कोई क्लास है कि इसमें आप पढ़ते हैं और आपको कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेट मिलता है। एक्चुअली ये एक एग्ज़ाम है जो कि जॉब के लिए होता है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम टू बिकम सीएसपी ऑफिसर। तो इसके कुछ ग्रुप्स होते हैं और उनमें जो है वो आपकी एजुकेशन होती है जब आप इसको क्लियर कर लेते हैं। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, इसमें आपने सब्जेक्ट्स को कैसे चूज़ करना है, सिलेबस क्या होता है, कहाँ से आपको मिलेगा, ये आज हम डिस्कस करेंगे। तो एफपीएससी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे आपको सीएसएस सिलेबस के ऑप्शन में जो है ये फ़ाइल मिल जाएगी। वहाँ पे अब समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे एक इंडेक्स दिया हुआ है जिसमें उन्होंने हर चीज़ का सिलेबस डिफ़ाइन कर दिया है। लाइक इंग्लिश ऐसे है जो सेकंड नंबर पे है, पेज नंबर 4 है, तो इट मीन्स कि इंग्लिश ऐसे में क्या क्या होगा, उसमें आपको ऐसे जो आपने लिखना है या प्रिपेयर करना है उसमें आपने क्या प्रिपरेशन करनी है, किस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये सब कुछ पेज नंबर 4 पे मेंशन होगा। अब इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन है तो ये पेज 5th और 6th नंबर पे जो पेज है 5 और 6, इस पे जो है वो डिफ़ाइंड है कि इसका क्या सिलेबस है। और इस तरह जितने भी सब्जेक्ट्स इसमें हम चूज़ कर सकते हैं सीएसएस में, ओवरऑल 53 टोटल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से 6 जो हैं वो कंपलसरी हैं और बाकी जितने भी हैं 53 तक ये सारे हमारे पास ऑप्शंस होती हैं चूज़ करने के लिए। अब हम देखते हैं कि कैसे चूज़ करें और कितने सब्जेक्ट्स हम चूज़ करेंगे, कितने कंपलसरी होंगे। तो नेक्स्ट आप जब आएंगे पेज नंबर 1 पे तो एफपीएससी वालों ने जो है इस फाइल में कंपलसरी सब्जेक्ट्स की टोटल डिटेल बता दी है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि टोटल 12 एग्ज़ाम्स होते हैं, 12 पेपर होते हैं। उसमें से जो 6 हैं वो 6 सब्जेक्ट्स जो हैं टोटल 12 सब्जेक्ट्स में से वो कंपलसरी होते हैं, 6 आपने खुद चूज़ करने होते हैं। टोटल 1200 मार्क्स का जो है वो होता है आपका एग्ज़ाम, जिसमें से 600 जो है वो कंपलसरी हैं और 600 जो हैं वो आपके पास कंपलसरी और ऑप्शनल के जो हैं वो 600 होते हैं। कंपलसरी में क्या है, कंपलसरी तो वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आप उनमें चॉइस नहीं कर सकते, आप उनमें से चूज़ नहीं कर सकते, ये एग्ज़ाम तो आपने यही देने हैं। इसमें एक इंग्लिश ऐसे होता है जिसमें कुछ टॉपिक्स आते हैं, आपने एक पे जो है 3000 वर्ड्स का एक ऐसे लिखना होता है और उसमें आपने 100 मार्क्स मैक्सिमम उसमें होते हैं। टोटल 100 मार्क्स, उसमें से आपने मिनिमम जो है वो 40 गेन करने होते हैं। और 40 नॉर्मली लोग जो है वो इंग्लिश ऐसे में फ़ेल होते हैं क्योंकि उनकी टेक्निक्स, उनका एनालिसिस का जो एक वे है वो ठीक नहीं होता, उन्हें एनालिसिस करना नहीं आता, रिसर्च बेस्ड नहीं होता। उनको लगता है कि जैसे लाइक बैचलर्स लेवल पे वो एक रट्टा लगा के जो एक सिंपल सा ऐसे लिखा जाता था तो वैसे लिखना है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। करंट अफेयर्स की नॉलेज होनी चाहिए और करंट अफेयर्स के नॉर्मली टॉपिक्स में से ही इंग्लिश ऐसे होता है। कुछ सोशल इश्यूज़ पे होते हैं टॉपिक्स कुछ, तो ये होता है इंग्लिश ऐसे और 100 मार्क्स का होता है पेपर। फिर एक पेपर होता है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन। इसमें आपने प्रेसी लिखनी होती है, कंपोजिशन, ट्रांसलेशन, ईडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स और इस तरह की चीज़ें इसमें होती हैं जो कि पेज नंबर 1 पे जहाँ पे ये लिखा हुआ है इंग्लिश प्रेसी एंड कंपोजिशन, 3rd नंबर पे ये 5 और 6 पेज पे इसका टोटल जितना सिलेबस होगा इसमें आपने क्या क्या पढ़ना है, प्रेसी, कंपोजिशन, ट्रांसलेशन, पेयर ऑफ वर्ड्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सब कुछ जो है पेज नंबर 5 और 6 पे डिफाइंड होगा, जो सिलेबस सारा बताया होगा। ये भी 100 मार्क्स का एक पेपर होता है जो आपने सॉल्व करना होता है। फिर एक जनरल साइंस एंड एबिलिटी होता है, इसमें जो है वो
डिफरेंट आप समझ लें कि जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन सब का एक क्रक्स जो है इसके अंदर होता है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, एनवायरमेंटल साइंस और मैथ्स, जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस, ये सब कुछ इसमें होते हैं। ऑलमोस्ट 60% पार्ट जो है जनरल साइंस से, 40% जो है एबिलिटी में से आता है। इसी तरह कुछ इसकी डिवीज़न होती है। इसका सिलेबस भी जो है उसमें क्या क्या आपने पढ़ना है वो गिवन है। जैसे कि पहले कंटेंट, लिस्ट ऑफ कंटेंट्स में जो है वो डिफाइंड है, ये वहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सब्जेक्ट है और इस पेज पे इसका जो है रेलेवेंट पेज पे इसका सिलेबस गिवन है। फोर्थ आपका पेपर होता है करंट अफेयर्स का। इसमें करंट अफेयर के टॉपिक्स आते हैं, पाकिस्तान के अभी जो करंट अफेयर्स हैं, इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, क्या इश्यूज़ हैं। जैसे कि अभी तालिबान ने जो है वो अफ़गानिस्तान में अपनी गवर्नमेंट बनाई है, ये करंट अफेयर है। ईरान के क्या इश्यूज़ हैं, यूएस के क्या इश्यूज़ हैं, चाइना के साथ, चाइना का जो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का वाला इशू है वो सब कुछ, ये सब कुछ करंट अफेयर्स हैं जो भी दुनिया में चल रहा है। पाकिस्तान स्पेशली जिनमें इन्वॉल्व है वो, ये आपने जब सब कुछ देख के रखना है। इंडिया में क्या हो रहा है, जैसे मोदी ने जो है वो कुछ आर्टिकल्स को 370 एंड 50 आर्टिकल को जो एब्रोगेट किया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, और कश्मीर का जो इशू हुआ था वो, फ़लस्तीन का इशू, इस तरह के जितने भी हाईलाइटेड इश्यूज़ हैं वर्ल्ड में स्पेशली रिलेटेड टू पाकिस्तान, ये सब कुछ करंट अफेयर में आपने ज़रूर पढ़ना है और इसका सिलेबस भी नीचे गिवन है रेलेवेंट पेज पे। फिर पाकिस्तान अफेयर्स होता है। इसमें नॉर्मली जो है पाकिस्तान अफेयर में वही पाकिस्तान अफेयर्स होती है जो कि आपने हमेशा से अपनी बुक्स में पढ़ी है, और फिर उसमें कुछ करंट टॉपिक्स होते हैं कि अब क्या हो रहा है पाकिस्तान में, ये वो। ये सिलेबस तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ग्रेजुएशन जैसा है, लेकिन इसमें टेक्निकल बात यह है कि आपको एनालिसिस करके पेपर देना होगा। एनालिसिस आप डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स को पढ़ें, उनके आर्टिकल्स को पढ़ें, ताकि आपको एनालिसिस करना आए, सो दैट यू नो हाउ टू राइट इन अ डिफरेंट वे, हाउ टू बी यूनिक इन योर राइटिंग। सो इस्लामिक स्टडीज़ होता है, इस्लामिक स्टडीज़ का भी रेलेवेंट जो है वो गिवन है सिलेबस। इनमें नॉर्मली में 20% का 20 मार्क्स के MCQs होते हैं, बाकी जो है वो आपके पास क्वेश्चंस गिवन होते हैं जिनमें से 4 आपने करने हैं, 20 मार्क्स के ईच होते हैं, और 80 मार्क्स का वैसे पेपर होता है सब्जेक्टिव, 20 मार्क्स के MCQs होते हैं। ऐसे में MCQs नहीं होते। और इंग्लिश प्रेसी कंपोजिशन में जो है वो MCQs की फॉर्म में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स हो सकते हैं, और इस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है। नेक्स्ट, ये तो हो गए 6 वो पेपर जो कंपलसरी हैं। अब आपने 6 चूज़ कैसे करने हैं। जो ग्रुप बी है, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो इन सारे ग्रुप्स में से आएंगे। ग्रुप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 ग्रुप्स हैं आपके पास, जिनमें से आपने 6 सब्जेक्ट्स को चूज़ करना है। अब इनमें से सबके जो है 100 मार्क्स हैं, जो 3 से अब से जो हैं आगे हैं, जितने भी उसके बाद आ रहे हैं ग्रुप्स। जो ग्रुप 1 और 2 हैं, इनमें से भी अगर आप एक एक सब्जेक्ट चूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ ग्रुप 1 से आप पॉलिटिकल साइंस को चूज़ करते हैं जो 14 नंबर पे लिखी है, जो उसका 14 कोड है, इसके 200 मार्क्स हैं। इट मींस रिमेनिंग मार्क्स कितने रह गए, 600 में से 400। इसका मतलब है अगर आप यहाँ से पॉलिटिकल साइंस को चूज़ करते हैं तो आपको बाकी सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स 4 सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने पड़ेंगे, तो टोटल आपके 5 सब्जेक्ट्स होंगे, पॉलिटिकल साइंस और 4 और, तो ये टोटल 600 मार्क्स बन जाएंगे। लेकिन अगर आप पॉलिटिकल साइंस के साथ ग्रुप 2 में से भी कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, आपको केमिस्ट्री आती है या स्टैट्स आती है या फिज़िक्स आती है या मैथ्स, तो आप क्या करते हैं कि पॉलिटिकल साइंस के साथ अगर आप केमिस्ट्री फॉर एग्जांपल चूज़ कर लेते हैं, तो 200 मार्क्स पॉलिटिकल साइंस के, 200 मार्क्स केमिस्ट्री के, तो रिमेनिंग 600 में से कितने रह गए, 200, तो 400 तो ये हो जाएंगे। तो इसका मतलब है आपने सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स वो चूज़ करने हैं बाकी ग्रुप्स में से, फिर आपको टोटल 6 सब्जेक्ट्स चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने बस 600 मार्क्स को पूरा करना है। आप हर ग्रुप में से सिर्फ एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, 2 नहीं कर सकते। लाइक ग्रुप 1 में से आप पॉलिटिकल साइंस अगर चूज़ करते हैं, फिर आप कंप्यूटर साइंस या इनमें से इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग या इंटरनेशनल रिलेशन में से कुछ भी चूज़ नहीं कर सकते। आपने हर ग्रुप में से सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चूज़ करना है। यू हैव टू चूज़ ओनली 1 सब्जेक्ट फ्रॉम ईच ग्रुप। तो अब अगर आपने फर्स्ट 2 ग्रुप्स में से एक एक सब्जेक्ट चूज़ किया है, तो अब आपने रिमेनिंग में से सिर्फ 2 सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं किसी भी ग्रुप में से, और हर ग्रुप में से सिर्फ एक सब्जेक्ट। लेकिन अगर आपने इनमें से कोई सब्जेक्ट चूज़ नहीं किया, आपने बाकियों में से ही चूज़ करने हैं, फिर आपको 6 सब्जेक्ट्स ही चूज़ करने पड़ेंगे ताकि आपने 600 मार्क्स को कंप्लीट करना है।
और अगर ऐसा हो कि इनमें से ग्रुप 1 में से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया है तो बाकी आपके 4 सब्जेक्ट फिर इनमें से होंगे। या अगर आपको ग्रुप 1 और 2 में किसी में इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट में, तो आप इन ग्रुप्स 3 से ऑनवर्ड जो 7 तक हैं इनमें से आपने 6 सब्जेक्ट को चूज़ करना है। अब आप लाइक ग्रुप 3 में से एक सब्जेक्ट चूज़ करें, ग्रुप 4 में से एक करें, 5, 6 और 7, तो ये टोटल कितने सब्जेक्ट बनेंगे? ये 5 बनेंगे, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो आपके सिर्फ 6 सब्जेक्ट्स ही पूरे नहीं होते, तो आपको कुछ ना कुछ 1 और 2 ग्रुप में से भी चूज़ करना ही पड़ेगा। तो इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ग्रुप 3 में से चूज़ करते हैं, आप बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, आप एमबीए के स्टूडेंट थे तो आप बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन को चूज़ कर सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी ऑलमोस्ट लाइक मैनेजमेंट होती है, और इसमें हम एक कंट्री की मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं, तो जिन्होंने एमबीए किया हुआ है वो भी इसको चूज़ कर सकते हैं, और नॉर्मली भी स्टूडेंट्स इसको चूज़ करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। इट्स एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसीज़, प्लानिंग, टाउन प्लानिंग एंड अर्बन मैनेजमेंट, ये टोटली एक मैनेजमेंट से रिलेटेड ग्रुप है, इसे भी आप चूज़ कर सकते हैं। आप इन सब सब्जेक्ट्स में से आपके लिए जो आपको इजी लगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एमबीए नहीं किया लेकिन आप मैनेजमेंट के स्टूडेंट नहीं हैं, या आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहले नहीं पढ़ी, आप फिर भी इसको चूज़ कर सकते हैं। इससे रेलेवेंट आपकी डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, आपके पास नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपको समझ, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे केमिस्ट्री है, यहाँ पे अगर आपकी डिग्री नहीं है लेकिन फिर भी आप चूज़ करते हैं, तब तो ऑब्वियसली आप पास नहीं कर सकते क्योंकि आपको केमिस्ट्री आती नहीं है। तो आपने अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग जो है वो सब्जेक्ट को चूज़ करना है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे आप चूज़ कर सकते हैं। इसके सिलेबस को आप देखें अगर आपको समझ आता है तो, और क्या ये मार्क्स गेनिंग है और इसका क्या ट्रेंड रहा है मार्क्स गेन करने में। अगर इसमें मार्क्स आते हैं और अच्छे आ रहे हैं स्टूडेंट्स के मार्क्स, तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको ये समझ आता है तो। और एज़ पर योर ईज़ आपने जो है वो सब्जेक्ट को चूज़ करना है जो आपके लिए आसान हो, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपनी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग भी। ग्रुप 4 में से आप इंडो पाक हिस्ट्री कर सकते हैं, या फिर ब्रिटिश हिस्ट्री, या जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, यूएस हिस्ट्री। ये नॉर्मली लोग जो हैं वो इंडो पाक हिस्ट्री या यूएस हिस्ट्री को यहाँ से चूज़ करते हैं। इस्लामिक हिस्ट्री को भी चूज़ करते हैं। नॉर्मली जो है वो यूएस हिस्ट्री और इंडो पाक हिस्ट्री को ही चूज़ किया जाता है, क्योंकि ये ऑलमोस्ट आपके जो है वो पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड होता है इंडो पाक हिस्ट्री। कुछ ना कुछ पोर्शन इसमें उसका होता है। इसके बाद ग्रुप, इसको आप सिलेबस को जब देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा आइडिया हो जाएगा। ग्रुप 5 में से भी एक सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं, लाइक जेंडर स्टडी आप चूज़ कर सकते हैं, या उर्दू लिटरेचर नॉर्मली लोग चूज़ करते हैं, उनके अच्छे मार्क्स भी आते हैं। और पंजाबी को भी आगे चल के लोग चूज़ करते हैं, जो कि ग्रुप 7 में है। नेक्स्ट आपके पास लॉ है। लॉ से रिलेटेड कुछ हैं, क्रिमिनोलॉजी और इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से क्रिमिनोलॉजी जो है वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लॉ नहीं भी किया होता वो भी चूज़ कर सकते हैं। बल्कि सारे जो भी आप पढ़ सकते हैं वो आप चूज़ कर लें, जो आपको आता है वो चूज़ कर लें, या जिसको आप पढ़ के कवर कर सकते हैं उसे आप चूज़ कर सकते हैं। क्रिमिनोलॉजी भी नॉर्मली स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट करते हैं। ग्रुप 7 में से जो है वो पंजाबी को सिलेक्ट करने का या उसको चूज़ करने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। लेकिन अगर आप बिल्कुल पंजाबी स्पीकिंग नहीं है, आपको बिल्कुल पंजाबी नहीं आती और आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े हैं और आपको उर्दू भी लिखनी नहीं आती, तो फिर आप उर्दू और पंजाबी को अवॉइड करें। जब आपको लिखना ही नहीं आता और बोलना नहीं आता तो आप उसको पढ़ने में भी डिफ़िकल्टी होगी। तो यहाँ से भी आप कुछ जो आपको इजी लगे वो आप चूज़ कर सकते हैं। फर्दर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे गिवन है कि कितने मार्क्स का पेपर होगा, जैसे मैंने आपको बताया इंग्लिश ऐसे में एमसीक्यूज़ नहीं होते, और 200 मार्क्स के बाद आप 100 मार्क्स के कितने सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे, तो ये सब इसमें। और फर्दर फिर आपके पास आगे ये सिलेबस है, जैसे कि ये प्रेसियन कंपोजिशन का सिलेबस है। जो इंग्लिश एसे का सिलेबस है उसमें उन्होंने बस बता दिया है कि आपके पास एक टेक्निकल ट्रीटमेंट ऑफ अ टॉपिक आपको आना चाहिए, कैसे उसको आर्टिकुलेट करना है, उसको कैसे एनालाइज करके लिखना है, ये आपको आना चाहिए। और इसमें टॉपिक्स जो हैं सोशल इश्यूज़ से रिलेटेड होते हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, और आप इससे रिलेटेड जो है वो उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। आप पास्ट पेपर्स को देखें कि क्या ट्रेंड है, किस तरह के टॉपिक्स आते हैं। तो पास्ट 10 ईयर्स की आप पेपर्स देख लें तो आपको अच्छा आइडिया हो जाएगा कि किस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे आते हैं।
और इंग्लिश प्रेसी, सब जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं उनके स्टार्ट में उनका जो सिलेबस है वो स्टार्ट में दिया हुआ है। ये देखें, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, फिज़िक्स इसमें होती है, बायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, फूड साइंस, क्वालिटी ऑफ फूड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके डिफरेंट टॉपिक्स कि इनको आपने कवर करना है। बाकी 40 मार्क्स का जनरल एबिलिटी और मैथ्स का पोर्शन होता है। तो इनके लिए रिकमेंडेड बुक्स भी आगे आपको बताई हुई हैं कि आप कौन कौन सी पढ़ सकते हैं। ये सारी आप ऑब्वियसली नहीं पढ़ सकते, इनमें से जो बेस्ट आपको लगती है, जो बेस्ट रिकमेंडेड है वो आप या अच्छे पब्लिशर्स की बुक्स आप देख सकते हैं। कारवान पब्लिशर्स भी अच्छे हैं, उनकी बुक्स आप देख सकते हैं। JWT की बुक्स बहुत अच्छी हैं, और स्पेशली इंटरनेशनल ऑथर्स की बुक्स को अगर आप प्रेफर करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। और जैसे इस्लामियात के लिए आप सीरत की कोई अच्छी किताब पढ़ सकते हैं, इस्लामियात से रिलेटेड ज़्यादा अच्छे चीज़ों को आप देख सकते हैं। करंट अफेयर में भी रिकमेंडेड बुक्स और इसका सिलेबस गिवन है। इसमें पाकिस्तान के एक्सटर्नल डोमेस्टिक अफेयर्स कितने पढ़ने हैं, एक्सटर्नल कितने पढ़ने हैं, और ग्लोबल इश्यूज़ को आपने कितना देखना है, वो सब कुछ आपके पास जो है वो गिवन है। इस तरह सारे सिलेबस जो है वो गिवन है, पहले कंपलसरी के और उसके बाद ऑप्शनल के। जो ऑप्शनल आपने चूज़ करना है, पहले उसका सिलेबस देखें, अगर आपको समझ आता है तो आप उसे चूज़ करें, अदरवाइज़ आप जो है वो मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जो आपको कन्वीनियंट लगता है आप उसी को चूज़ करें। आई थिंक आज के लेक्चर में हमने अच्छे से समझ लिया है कि सिलेबस को कैसे देखना है और सब्जेक्ट्स कैसे चूज़ करने हैं, जो कि स्टूडेंट्स को नॉर्मली समझ नहीं आती कि कम्पेटिटिव एग्ज़ाम CSS होता क्या है, इसको कैसे करना है कवर अप। और जो लोग कहते हैं कि ये बहुत मुश्किल है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो अगर आपको एनालिसिस करना आता है, जो आप सीख भी सकते हैं, तो आप अच्छे तरीके से कवर अप कर सकते हैं। आपका हार्ड वर्क हो तो आप इसको क्लियर भी कर सकते हैं, क्योंकि लोग इसको क्लियर करते भी हैं। तो थैंक यू सो मच। I think this video is helpful for you, so thank you so much. सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कर दें वीडियो को, कमेंट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, यू वांट टू आस्क सम क्वेश्चन, यू कैन आस्क मी थ्रू कमेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।